ठेले की सस्ती साड़ी खरीदने वाली देवरानी। ये देखो मेरी बहन, ये बादामी रंग की साड़ी आप पर खूब बढ़िया लगेगी, बिल्कुल नई डिजाइन की है। नहीं नहीं भैया, मुझे ये साड़ी कुछ खास नहीं लग रही। इसका रंग भी कितना फीका सा है, मुझ पर बिल्कुल नहीं खिलेगा। माँ, इस दुकान में कुछ खास साड़ी का कलेक्शन नहीं है, चलो हम कहीं और से साड़ी देखते हैं। ये सुनकर दुकानदार गुस्से से बौखला सा गया, क्योंकि शुभांगी ने दुकान की सैकड़ों साड़ी खुलवा कर देख ली, पर खरीदी एक भी नहीं। अरे बहन जी, जब साड़ी खरीदनी नहीं थी तो बेफिजूल में इतनी साड़ी क्यों खुलवाई? अब इन साड़ी का मैं क्या अचार डालूं? तुम जैसों को फुटपाथ पर बिकने वाली ठेले की साड़ी ही खरीदने की आदत होती है। दुकानदार भड़कते हुए शुभांगी को खूब सुनाता है। दरअसल कुछ दिनों में शुभांगी की शादी होने वाली थी, जिसके लिए मालती उसी साड़ी की खरीदारी करवाने के लिए लाई थी। दोनों शोरूम से बाहर निकल आती हैं। शुभांगी, कितनी बढ़िया नई डिजाइन की साड़ी दिखा तो रहा था दुकान वाला। मगर आपने साड़ी का रेट सुना था? 2500 की एक साड़ी, बिल्कुल लूट मचा रखी है, जैसे हम अंबानी लग रहे हैं। थोड़ा तो सोचना चाहिए, हम मिडिल क्लास लोग हैं। अरे तो क्या महंगे के चक्कर में तू साड़ी नहीं लेगी? तेरी शादी होने वाली है। माँ, मैं साड़ी लूंगी, मगर इन महंगे हाईफाई शोरूम से नहीं, कहीं और से। चलो आप। शुभांगी एक रिक्शे वाले को बुलाती है और दोनों बैठकर कुछ ही देर में एक बड़े ही सस्ते से बाजार में पहुंच जाते हैं, जहां चारों तरफ ठेले पर सस्ती साड़ी बिक रही थी, जिसे खरीदने के लिए महिलाओं में लूटमार मची हुई थी। लो जी बहन जी, आ गया है साड़ियों का बम्पर सेल। बिग बाजार दे रहा है 1000 में 4 साड़ियाँ, ब्रांडेड साड़ियाँ। लूट लो भाई, लूट लो। शुभांगी फट से साड़ी खरीदने के लिए ठेले की भीड़ में कूद पड़ती है। अरे वाह, ऐसे ही चटक रंग की साड़ी तो मुझे चाहिए थी। ये टमाटर कलर की साड़ी, ये पर्पल वाली और ये लेमन कलर वाली साड़ी भी लगे हाथ ले लेती हूँ। शुभांगी लालच में पड़कर ठेले की आधी साड़ी खरीद लेती है और पैसे देकर खुशी खुशी घर लौट आती है। देखा माँ, 2000 में कितनी सारी साड़ी खरीदी है, और ये साड़ी मैंने अपनी जेठानी के लिए और ये बनारसी वाली मैंने सासू माँ के लिए खरीदी है। बढ़िया है ना? शुभांगी की कंजूसी देखकर मालती माथा पीट लेती है। हे भगवान लड़की, एक तो तूने अपनी शादी के लिए ठेले की साड़ी खरीदी है और अपनी सास और जेठानी को भी ऐसी सस्ती वाली ठेले की साड़ी देगी। समधन जी क्या सोचेंगी? अरे वो लोग अच्छे खासे अमीर खानदान से हैं। माँ, एक तो तुम्हारी बेटी ने तुम्हारी बचत की है और तुम खुश नहीं हो। मैं इन साड़ियों को डिब्बे में पैक करवा लूंगी। देखते देखते शादी का दिन भी आ जाता है। लड़के वाले बारात लेके आते हैं। सभी औरतों की नजर शुभांगी की जेठानी शिप्रा की हजारों की महंगी साड़ी पर टिक जाती है। शुभांगी अपने ससुराल आती है, जहां उसका स्वागत होता है। तभी ननंद नित्या जेठानी की तरफदारी करती है। वैसे शिप्रा भाभी, आपकी साड़ी कमाल की लग रही है। पता है, भाभी की तरफ वाले लोग कह रहे थे दुल्हन से ज्यादा तो जेठानी जच रही थी। जेठानी की तारीफ सुनकर शुभांगी जलकर खाक हो जाती है। कमाल है जेठानी जी, शादी मेरी थी मगर सारी सुर्खियां आपने बटोर ली। वैसे कितने की है आपकी साड़ी? कुछ खास महंगी नहीं है देवरानी जी, बस 50,000 की है। साड़ी का रेट सुनते ही देवरानी दिल थाम लेती है। 50,000? हे भगवान, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। इतने में तो पूरी दुकान उठा ले आऊं साड़ी की। क्या हुआ देवरानी जी? साड़ी का रेट सुनकर तुम्हारी सांस क्यों अटक गई? हो सकता है शिप्रा भाभी, छोटी भाभी को इतनी महंगी साड़ी पहनने की आदत नहीं होगी। ननंद को बीच में चुटकी लेते देखकर शुभांगी शेखी बघाड़ती हुई बोलती है। बस 50,000? मैंने तो अपनी शादी के लिए पूरी 1 लाख की साड़ियाँ खरीदी हैं। अरे तुम दोनों देवरानी जेठानी की साड़ी पर चर्चा खत्म हो गई हो तो सब आराम कर लो। हाँ, मैं तो काफी थक गई हूँ। चलिए माहिर जी, आराम करते हैं। अगले दिन शुभांगी अपनी सास और जेठानी के लिए साड़ी लेकर आती है। सासू माँ, जेठानी जी, ये साड़ियाँ माँ ने आप दोनों के लिए भेजी हैं, देख लीजिए। शिप्रा जैसे ही साड़ी खोलकर देखती है तो शक्ल बना लेती है। जेठानी जी, ये संतरी रंग की साड़ी खास मैंने आपके लिए चुना था, अच्छी लगी ना? ठीक ठाक है, पर ऐसे चटक रख में पहनती नहीं। मुझे फैंसी साड़ी पसंद है, तो ये तुम रख लो। लगता है मेरी देवरानी मुझे अनाड़ी समझ रही है। ठेले की साड़ी मुझे चिपका रही थी। शिप्रा देवरानी को साड़ी लौटा देती है। शुभांगी एक एक करके ठेले वाली साड़ियां पहनना चालू करती है। हे भगवान, मेरी तो सब साड़ी गंदी हो गई है। आज मशीन लगाकर धो लेती हूँ। देवरानी जी, तुम मशीन लगा रही हो तो मेरी साड़ी भी धो देना। वैसे तो मुझे ड्राई क्लीन करवानी थी, लेकिन धो भी आया ही नहीं। अरे कोई बात नहीं जेठानी जी, मैं आपकी साड़ी एकदम चकाचक करके दूंगी। शुभांगी सब साड़ी इकट्ठे धो देती है। पहले धुलाई में उसके ठेले वाली साड़ी का कच्चा रंग उतरकर जेठानी की महंगी साड़ी में लग जाता है। कहीं भैंस पानी में जेठानी जी की महंगी साड़ी खराब कर दी है। उफ। शिप्रा जब अपनी महंगी साड़ी पर रंग चढ़ा देखती है तो वो भड़क जाती है। देवरानी जी,
तुमने अपने ठेले वाली साड़ी के साथ मेरी महंगी साड़ी क्यों धोई? पूरे 25,000 की थी मेरी साड़ी। जेठानी जी अब ज्यादा भाव मत खाइए, मैं आपको डिट्टो ऐसी साड़ी खरीद कर दे दूंगी। अब आप बस कीजिए। देवरानी उसी दिन साड़ी खरीदने बाजार जाती है। हे भगवान, सारा बाजार छान मार लिया, कहीं भी ठेले वाली ने साड़ी नहीं लगाई। मुंह लटका कर देवरानी घर पर आ जाती है, जहाँ गली में ठेले वाला सस्ती साड़ी बेच रहा था। बढ़िया फैंसी फैशनदार साड़ियाँ ले लो, 200 में ले लो। 200 रुपये में ठेले की साड़ी सुनकर देवरानी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो न आओ देखती है न ताओ, मोहल्ले के बीच में खड़ी होकर साड़ी खरीदने लगती है। अरे वाह भैया जी, साड़ी तो रंग बिरंगी है, मगर रंग तो पक्का है, धुलाई में जाएगा तो नहीं? अरे रंग की पूरी गारंटी है बहन जी, हमारे यहाँ थोक में साड़ी बिकती है, इसलिए वाजिब दाम रखा है, कपड़ा भी सस्ता है, टिकाऊ है। ठगेरू ठेले वाले की चिकनी चिकनी बातों में आकर शुभांगी पूरा ठेला खरीद लेती है। वहीं पड़ोसन शीला कमला बातें बना रही थी। अरे कमला, ये तो सुषमा की बहू है ना, देख लो, जेठानी लाख रुपए से नीचे की साड़ी नहीं पहनती और देवरानी ठेले की साड़ी खरीद रही है। अरे सुना है गरीब घर से आई है, वरना हम जैसे अमीरों के लिए तो शौक बड़ी चीज है। शुभांगी साड़ी लेकर अंदर आती है। देवरानी जी, कहाँ थी तुम? कब से ढूंढ रही हूँ, और इतनी खुश क्यों हो रही हो जैसे खजाना हाथ लग गया हो? फायदे का सौदा करके आ रही हूँ जेठानी जी, ये देखो 2000 रुपए में पूरी 20 साड़ी खरीदी है मैंने। शुभांगी, तुमने साड़ी चेक करके खरीदी है? नहीं, मगर आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? अभी बताती हूँ, रुको जरा। जेठानी एक एक करके सारी साड़ियां खोलकर देवरानी को दिखाती है। कोई साड़ी अंदर से फटी हुई थी तो किसी का रंग उतरा हुआ था, जिससे शुभांगी के सर से चिड़िया उड़ जाती है। जेठानी जी, हाय मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, उस ठेले वाले ने मुझे चूना लगा दिया। हाँ तो किसने कहा था तुम्हें ठेले की साड़ी खरीदने को? अरे महंगा रोई एक बार, सस्ता रोई बार बार। चलो इन साड़ियों को लौटा आते हैं। दोनों देवरानी जेठानी जैसे ही बाहर आती हैं तब तक साड़ी वाला रफू चक्कर हो गया था। मगर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी देवरानी के सर से ठेले की साड़ी खरीदने का सुरूर नहीं जाता। फिर एक दिन, शुभांगी बहू, ये लो, तुम दोनों देवरानी जेठानी जाकर बढ़िया बढ़िया साड़ियां खरीद कर ले आओ, रिश्तेदारी में देनी है। 11 साड़ी खरीदना, बढ़िया दाम और डिजाइन की। जी अच्छा सासू माँ। चलो देवरानी जी, चलते हैं। देवरानी अंदर अंदर खिचड़ी पकाने लगती है। अगर जेठानी जी मेरे साथ गई तो फालतू के पैसे खर्च करेंगे, रिश्तेदारों को ही तो देनी है। 2000-2500 की साड़ी खरीदने से बढ़िया है ठेले की साड़ी ले लूंगी, बाकी जो पैसे बचेंगे उसमें मेरे लिए भी साड़ी आ जाएगी। देवरानी चाल खेलती है और जेठानी को कामों में फंसाकर खुद से सस्ती ठेले की साड़ी खरीद कर ले आती है। अगले दिन, शुभांगी बहू, मैंने जो साड़ी मंगाई थी, जाओ लेकर आओ। जी सासू माँ, ये लीजिए। शुभांगी साड़ी लाकर सास को दे देती है। साड़ी की बढ़िया पैकिंग देखकर बुआ सास, मौसी सास खुश हो जाती हैं। अरे भाभी, साड़ी देने की क्या जरूरत थी, हम तो घर के हैं। अरे सुगंधा जिज्जे, आपका हक बनता है साड़ी का, आखिर बेटे की शादी की है मैंने। खोल कर एक बार रंग देख लेती हूँ, वरना अभी बदल के दूसरी चुन लूंगी। जी जी। सुगंधा जैसे ही बॉक्स खोलती है तो फटी साड़ी देखकर मुंह फुला लेती है। वाह सुषमा भाभी, रिवाज के नाम पर ये फुटपाथ की साड़ी देने को ही मैं मिली थी, ऐसा कंजरपन आपको शोभा नहीं देता। अरे जीजी, मेरी बात तो सुनो। सुगंधा गुस्से में सुषमा को खूब खरी खोटी सुनाती है। रिश्तेदारी के आगे सुषमा लज्जित हो जाती है। बुआ जी, आप नाराज मत होइए, मेरे पास कोरी साड़ी रखी है, आप पर खूब जचेगी, मैं अभी लाई। उस वक्त जेठानी अपनी महंगी साड़ी देकर रिश्तेदारी में इज्जत रखती है। सबके जाने के बाद शुभांगी को खूब डांट पड़ती है। छोटी बहू, तुम्हारी छपरी हरकत के चलते आज रिश्तेदारी में मेरी नाक कट जाती, अगर शिप्रा बहू नहीं होती तो। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का पछतावा है, मैं तो बस थोड़ी बचत करना चाहती हूँ, आज के बाद मैं ठेले से साड़ी नहीं खरीदूंगी। आखिरकार देवरानी के सर पर चढ़ा ठेले से साड़ी की खरीदने का भूत उतर जाता है और शुभांगी अपनी जेठानी शिप्रा की तरह दुकान की साड़ी पहनने लगती है। देखो बहन जी, भाई साहब, ना आपकी ना हमारी, ले देकर बात 10 लाख में पक्की करते हैं। लड़के वालों के 10 लाख की दहेज की मांग सुनकर शंकर गंगा एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। बेचारा गरीब शंकर लाचारी के भाव से लड़के वालों के आगे हाथ जोड़कर कहता है, 10 लाख? छोटा मुंह बड़ी बात, मगर इतनी बड़ी रकम कहां से लेकर आएंगे भाई साहब? बाद में मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूं,
इस रिश्ते को मंजूर कर लीजिए। बाकी 1-2 लाख रुपए मैं कहीं से भी करके आपको दहेज में दे दूंगा। फिर बारातियों के स्वागत का खर्चा, दावत, भोज की व्यवस्था, ये सभी भी तो देखनी है। 2 लाख का जिक्र सुनकर दहेज के लालची लड़के वाले भौएं चढ़ा लेते हैं। तभी रिश्ता करवाने वाली बिचौलन कमला चिकनी चुपड़ी बातें करती है। अरे शंकर भाई साहब, तुम तो लखपति आदमी हो। अरे ये मकान तो है, इसे बेच दो, फिर विधि की धूमधाम से शादी हो जाएगी और दहेज भी देना हो जाएगा। जरा सोचो, शादी के बाद तुम्हारी बेटी सुखी से तो रहेगी। ये सुनते ही सर झुकाए बैठी विधि की आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वह चुप्पी तोड़कर बोल पड़ती है। बस बहुत हुआ माँ पिताजी, मुझे ऐसे दहेज के लालची लोगों के घर में रिश्ता मंजूर नहीं है। अरे ओ अंकल जी, ये समोसे प्लेट में रखो और अपने लालची बेटे को लेकर दफा हो जाओ। ये सब क्या है कमला बहन, हम तो ये रिश्ता जोड़ने आए थे, मगर इतनी बेइज्जती कौन बर्दाश्त करेगा। चल बेटा। गंगा, जाते जाते एक बात कह रही हूँ, लड़की जात को इतना घमंड शोभा नहीं देता। अकड़ तो कूट कूट कर भरी है, जैसे कि तेरी लाडली को कोई दुबई का शेख बिहाने के लिए आएगा। पता नहीं कितनी जोड़ी चप्पल जूते घिसवाएगी तेरी ये गरीब बेटी। हाँ। बिचौलन कमला ताना मारकर चली जाती है। गंगा नाराजगी से कहती है, क्या जरूरत थी तुझे बीच में बोलने की विधि? दरवाजे पर आया रिश्ता चला गया, सारी जिंदगी क्या हमारी छाती पर बोझ बनकर मूंग दलेगी? गंगा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो बिटिया के लिए? तो मैं क्या करूं जी? दुनिया वाले चलते फिरते मुझको ताने मारते हैं, कब होगी मेरी बेटी की शादी, ये समझने को राजी नहीं। देख विधि, हमारे जीते जी तू अपना घर संसार बसा ले। बेटी का कन्यादान करना हर माँ बाप का कर्तव्य होता है। माँ मैं जानती हूँ, लेकिन अपना घर बसाने के लिए मैं मेरे माँ बाप का बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ नहीं देख सकती हूँ। बाबा ने इस घर की एक एक ईंट अपने हाथ से लगाई है, कैसे बिक जाने दूं इस घर को? ईश्वर ने मेरे नसीब में जिसका साथ लिखा होगा वो मिल जाएगा। अरे बिटिया, आज तो तेरी सहेली तारा की हल्दी मेहंदी है ना? हाँ बाबा, मैं तो भूल ही गई थी, मगर आपको कैसे पता? क्योंकि शहनाई बजाने के लिए शांति बहन ने हमारे बैंड को ही बुक किया है। अब तू आंसू पोंछ और खुशी खुशी जा। अजी मगर विधि को जाने दो गंगा, इसी बहाने उसका दिल बहल जाएगा। विधि के दिल में भी उसके रिश्ते टूटने का गम और मलाल है, बस दिखाती नहीं है ताकि हम दुखी ना हो। ये समाज की कड़वी सच्चाई है, जहाँ किसी गरीब की बेटी के जवान होते उसके परिवार वालों से ज्यादा दुनिया वालों को उसकी शादी की चिंता रहती है। शंकर के दिल में भी यही इच्छा थी कि उसकी बेटी को अच्छा घर और वर मिले, मगर वो शादी ब्याह में शहनाई बजाकर केवल 2 वक्त का भरण पोषण लायक ही कमा पाता था। कुछ देर में विधि तारा के आलीशान घर में आती है, जहां तारा वीडियो कॉल पर अपने विदेशी फियांसे को हल्दी मेहंदी दिखा रही थी। लुक एट दिस अरमान, देखो मैंने मेहंदी में तुम्हारा नाम लिखवाया है। ओके विधि आ गई, मैं बाद में बात करती हूँ। क्या बात है मेरी प्यारी सहेली, जीजा जी से बातें चल रही थी। अब तो शादी के 2 दिन रह गए हैं, सब्र कर लो, फिर तो 7 समंदर पार साजन जी के पास चली जाओगी। हाँ यार, मेरी तो लाइफ सेट है। शादी के बाद मैं अरमान के साथ दुबई देखूंगी, बुर्ज खलीफा घूमूंगी, मगर आई मिस यू यार, तू भी दुबई में शादी कर ले। तारा, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। खुशियां खरीदने के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। तुम्हारे पिताजी दौलतमंद हैं, लाखों का वीजा लगवा सकते हैं। गरीब की शादी गरीब से ही होती है। विधि के शब्दों में उसके मन का दर्द उभर कर छलक जाता है। तभी तारा की माँ शांति आती है। विधि बेटी, जरा मेरे साथ मेहमानों की खातिरदारी में मदद करवा दोगी? जी जी आंटी, क्यों नहीं, चलिए। शांति विधि को गेस्ट रूम में ले आती है, जहां उसके दुबई वाले शेख मेहमान ठहरे थे। उन्हें देखकर धीरे से पूछती है, आंटी जी ये इनके पहनावे इतनी ज्यादा अलग क्यों हैं? ऐसा लुंगी और बुर्का सा पहनकर शादी में कौन आता है? विधि की बातचीत को समझते हुए शेख सुषमा उसकी बात का जवाब देती है, बिकॉज इसलिए हमारे दुबई में ये ड्रेस कोड है, वहाँ का कल्चर है। अरे बाप रे, इनके भूरे बाल देखकर लगा था अंग्रेज है, मगर इनको हिंदी आती है। विधि ये मेरे खास रिश्तेदार हैं, बस सालों पहले दुबई में जाकर बस गए थे और अपने मेहनत के दम पर शेख बनकर हुकूमत कर रहे हैं। विधि हिचक से भरकर उन्हें नाश्ता पानी परोसती है। तभी देव विधि के सादगी भरी सूरत को देखकर पहली नजर में पसंद कर लेता है। वल्लाह, जिसके रूप में इतना सादापन है उसका मन कितना सुंदर होगा। विधि और देव की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं। विधि वहां से चली जाती है। तभी सुषमा पूछताछ करती है,
शांति, ये लड़की मेरे देव के दिल को भा गई है। एंड तुम जानती ही हो, दुबई की लाखों लड़कियां मेरे शेख बेटे पर फिदा है, मगर वो इंडियन लड़की से शादी करना चाहता है। सुषमा, विधि बहुत नेक सुलझी हुई लड़की है, मगर गरीब की बेटी है। भगवान करे इसकी जोड़ी देव के साथ लग जाए, तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी। देव पूरी शादी के दौरान विधि को कामों में उलझे देखता है और उसे अपने दिल की बात बताता है। मैं तुम्हारे जितना पास आ रहा हूँ, तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम बेहद खूबसूरत हो। ऐसी खूबसूरती तो फरिश्तों का भी ईमान बदल दे। विल यू मैरी मी? मेरा हाथ छोड़िए। होंगे आप दुबई के शेख, मगर ये इंडिया है मिस्टर। आप जैसी की नियत मैं खूब समझती हूँ। गरीब की बेटी को प्यार के जाल में फंसाकर उसका इस्तेमाल करके पीठ दिखाकर भाग जाते हो। मैं उसी से शादी करूंगी जिसे मेरे माता पिता मेरे लिए चुनेंगे। उन दोनों की बातचीत सुषमा, रंजीत और हानिया सुन लेते हैं और अगले दिन सोने चांदी तोहफे के साथ रिश्ता लेके आते हैं। उनका पहनावा देखकर गंगा शंकर संकोच में आ जाते हैं। शांति बहन, आप यहाँ, और ये लोग कौन हैं? जी, मैं अपना परिचय खुद दे देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने बेटे देव के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आई हूँ। हमारा दुबई में अच्छा खासा घर द्वार संपत्ति सब है। इज्जतदार शेख परिवार है हमारा। दुबई का नाम सुनकर गंगा और शंकर के दिल में डर बस जाता है। वहीं गरीब खांचे के बाहर अड़ोसी पड़ोसी भी भीड़ लगाकर चमचमाती एम्बेसडर गाड़ियों को देख रहे थे। क्षमा कीजिएगा, मगर मैं अपनी बेटी को अपनी नजर से 7 समंदर पार दूर नहीं भेज सकती। गंगा बहन, चौखट पर इतने अच्छे रिश्ते के लिए तुम मना कर रही हो? अरे तुम्हारी बेटी की तकदीर संवर जाएगी। बाकी मैं गारंटी लेती हूँ, देव मेरा अपना भांजा है। देखिए माँ जी, मुझे विधि बेहद पसंद है। आप इस रिश्ते को कबूल कर लीजिए। विधि की आंख में मैं कभी एक आंसू नहीं आने दूंगा। लड़के वालों के यकीन दिलाने पर विधि के माँ बाप रिश्ता स्वीकार कर लेते हैं और नारियल चांदी का सिक्का देकर शगुन करते हैं। धूमधाम से शादी होती है और विधि की प्राइवेट जेट में विदाई होती है। उसके दिल में खुशी थी। भाभी, व्हाई आर यू क्राइंग? क्या आपको आपके मम्मी डैडी की याद आ रही है? नहीं, वो मैंने बचपन से हवाई जहाज को उड़ान भरते हुए देखा था। मेरा ख्वाब था कि मैं कभी हवाई जहाज पे बैठ सकूं, लेकिन आज अपनी तकदीर पर यकीन नहीं हो रहा कि मैं अपने खुद के शेख पति के प्राइवेट जेट में बैठकर अपने ससुराल जा रही हूँ। कुछ घंटे सफर के बाद हवाई जहाज लैंड होता है, जहां अपना दुबई में आलीशान ससुराल देखकर गरीब बहू हक्की बक्की रह जाती है। दर्जनों नौकर की फौज स्वागत के लिए खड़े थे। खुशामदीद, खुशामदीद। वल्लाह हबीबी, आइए शेख साहब, आपका स्वागत है। विधि का भारतीय रीति रिवाज के हिसाब से सास स्वागत करवाती है। डॉटर इन लॉ, आई नो दैट कि हम लोग दुबई में रहते हैं, मगर तुम्हारा वेलकम इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग होगा। आओ, इस कलश को गिराकर अंदर आओ। अपनी दुबई वाले ससुराल में इस कदर स्वागत पाकर विधि की आंखों से खुशियों के आंसू आने लगते हैं, जहां हानिया उसे डिनर हॉल, बेडरूम, किचन और घर की तमाम जगह दिखाती है और अंत में दस्तरखान पर नई दुल्हन के आने की खुशी में दावत होती है। धीरे धीरे विधि अपने दुबई वाले ससुराल के तमाम रहन सहन सीख जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है।